नमस्कार, सनराइज नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आज इन्वेस्टमेंट के बारे में प्रेजेंट करने वाला हूं। तो देखते हैं, पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, कहां कहां इन्वेस्टमेंट करें, कहां सेविंग करें, सेविंग के बारे में भी बताया था। और आज इन्वेस्टमेंट के बारे में लेके आया हूं। थोड़ी से फर्क समझिएगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में आज क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, पहले जो मैंने बताया था, यदि आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो उसमें 3 से लेके 4% तक ही पैसे मिलते हैं। सालाना 3% से लेके 4% तक आपको ब्याज मिलते हैं। अलग अलग बैंक में अलग अलग थोड़ी बहुत वेरिएशन है। आरडी में जमा करते हैं प्रत्येक माह या प्रत्येक तिमाही में, तो उसमें 6% से लेके 8% तक अधिकतम ब्याज मिलता है। इसी तरह एफडी में 5% से लेकर अधिकतम 8% तक का ब्याज है। पीपीएफ में भी 5% से 8% तक ही रेंज में ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना जो है उसमें थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, 7% से लेकर 9.5% तक वेरिएशन आया है आज तक में देखने में। और लेकिन हम देखें तो इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि समय के साथ महंगाइयां भी बढ़ती जाती हैं। यानी हमारा पैसे भी उसी दर से बढ़ रहा है जिस दर से महंगाई बढ़ रही है। तो यानी कि कुल मिला के हम देख सकते हैं हमारे पैसे का ग्रोथ नहीं हो रहा, जो कि हम कहीं ना कहीं सेविंग करके रखें। तो देखें, इसके लिए एक और अच्छा ऑप्शन है, वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में 10% से लेकर 20% तक आसानी से कमाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पे पैसे रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही रहता है। यानी आपका पैसे निगेटिव में भी जा सकते हैं, यानी कम भी हो सकता है। ये मार्केट पे डिपेंड करता है। यदि मार्केट अच्छा रहा तो आपका पैसा अच्छा बनेगा, मार्केट खराब रहा तो आपका पैसा कम भी हो सकता है। रिस्क ये है, इसलिए इसमें रिस्क के साथ साथ आपको बेनिफिट भी मिलता है। खासकर हम शेयर मार्केट में तभी पैसे लगाएं जबकि हम थोड़ी लंबे समय तक के लिए लगाना चाहते हैं। तो क्या है, हमारा उतना रिस्क नहीं रहता। कम समय के लिए हम लगाते हैं तो रिस्क ज्यादा रहता है। तो देखते हैं इसके क्या क्या स्कीम्स हैं, कैसे कैसे कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करने लायक कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए उचित है, ये चीजें आज देखेंगे। चलो तो देखते हैं। पहला चीज यहाँ पे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरी चीज है स्टॉक या शेयर क्या कहलाता है। थोड़ी देर के लिए देखिए, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट एक ऐसा है जैसे सब्जी मंडी होती है। सब्जी मंडी में दुकानदार रहते हैं, ग्राहक रहते हैं। दुकानदार और ग्राहक आपस में सब्जी का सौदा करते हैं, उसको खरीदते या बेचते हैं कुछ ना कुछ रेट में। इसी तरह स्टॉक मार्केट जो है एक प्लेटफॉर्म है जहां से लोग बाग स्टॉक या शेयर को खरीदते हैं या कि बेचते हैं। सिंपल सी भाषा में बॉन्ड है, ये भी पैसे से खरीदा जा सकता है। म्यूचुअल फंड, अभी तक जैसे हमने बताया कि जो मार्केट से स्टॉक या शेयर खरीदते हैं, और म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म होता है जो कि वहाँ एक्सपर्ट रहते हैं। वो इतना जानकार होते हैं कि कौन सा स्टॉक या कौन सा कंपनी है वो ग्रोथ करने वाली है, वो अच्छा परफॉर्म करने वाली है, उसमें पैसा लगाते हैं। ये सब चीजें ये एक्सपर्ट लोग होते हैं। इसलिए आजकल क्या है, हमारे पास यदि ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है, तो हम क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो एक्सपर्ट हैं वो अपने अनुसार पैसे लगाते हैं। नेक्स्ट है एसआईपी। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये ऐसा प्लान है जो कि हम थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हम यहाँ आरडी में जमा करते थे हर महीने या तिमाही जितना अमाउंट हो सकता था, वैसे हम एसआईपी में भी करते हैं। सेम चीजें हैं, लेकिन इसका जो रेट रहता था वो फिक्स। जिस डेट को हम ओपन किए अकाउंट, जितना इंटरेस्ट रेट है वो हमारा लास्ट तक रहेगा, उसमें फिक्स हो जाए। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं होता है। मार्केट परफॉर्म करेगा, जिस एजेंसी से आपने लिया वो एजेंसी अच्छे से परफॉर्म करेगी तो आपको पैसे अच्छा मिलेंगे। यदि वो परफॉर्म नहीं करती है तो आपका पैसा कम भी हो सकता है। सिर्फ इतना है इसमें, लेकिन इसमें क्या है, पैसे बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं लंबे समय में। नेक्स्ट है ईएलएफ। ये भी एक सिप ही है, एसआईपी है। इसमें क्या है कि इसके थ्रू यदि आप डिपॉजिट करेंगे तो 3 साल के लिए
लॉक हो जाएगा, यानी इसमें आप इनकम टैक्स के बेनिफिट ले सकते हैं। आगे है गोल्ड। अभी देखिए जैसे अभी तक क्या चलता था कि हमारे पास पैसा है तो हम सोना खरीद के रख लेते थे, वो भी हमारा एक इन्वेस्टमेंट रहता था। तो सोना खरीद के हम घर में रख लेते थे या कि हम लॉकर में रखते थे जिसका पैसा भी देना पड़ता था, या कि गहने बनवाते थे, ये चीजें थी। अभी क्या है कि आप यदि स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं तो EFT के फॉर्म में खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी का लेन देन जो होता है या कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होता है, वो रियल इस्टेट का। इन सारे स्कीमों में आप यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आप 10 से 20% तक इजिली कमा सकते हैं, लेकिन हाँ रिस्क रहता है। ठीक है, इसमें हमें किस समय पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस समय पे उसको विड्रॉ करना चाहिए, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अभी देखते हैं स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट क्या होता है। तो मैंने बताया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कई सारे कंपनियां या कि कई सारे सेलर्स, कई सारे इन्वेस्टर इस प्लेटफॉर्म में आके शेयर को खरीदते और बेचते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज ढंग से काम करता है। इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट में ये एक्सचेंज होते हैं, जो आपके शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं वो डिजिटलाइज्ड फॉर्म में एक्सचेंज होते हैं। स्टॉक मार्केट में जैसे हम कई लोगों से सुना होगा, किसी ने स्टॉक मार्केट में कुछ खरीदा या बेचा, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वो ट्रेडर्स आके बेचा या खरीदा, और इन सब को ऑर्गेनाइज ढंग से जो भी मैनेज करता है उस पूरे प्लेटफॉर्म को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। जो कि हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों में हम EFT के रूप में यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रूप में कोई भी स्टॉक को खरीद या बेच सकते हैं। अभी देखें स्टॉक और बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। हम कोई स्टॉक खरीदते हैं, इसका मतलब है कि हम किसी ही कंपनी का ओनरशिप खरीद रहे हैं या कि उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। हम जो शेयर खरीदते हैं या स्टॉक खरीदते हैं, मान लीजिए मैं रिलायंस का शेयर खरीदा, इसका मतलब है जो भी रिलायंस का हिस्सेदार हूँ, जितना का खरीदूंगा उतने परसेंट या कि जितना भी आपका हिस्सा आएगा उतने परसेंट का मैं हिस्सेदार हूँ। यानी कि अब रिलायंस कंपनी कुल मिला के कह सकता हूँ मेरी है। यदि ग्रोथ करेगी तो मुझे अच्छा मुनाफा होगा, यदि वो घाटे में जाएगी तो मेरा पैसा भी घाटा में जाएगा। जब भी हम स्टॉक खरीदते हैं यानी कि हम कह सकते हैं कि हम उस कंपनी का एक छोटी से हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, जिसको हम शेयर कहते हैं। इसमें जो आपको मिलने वाला ब्याज है वो तय नहीं रहता है, ये टोटली डिपेंड करता है जिस AMC के थ्रू आप खरीद रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे पैसा लगाया है, उसका कितना परफॉर्मेंस, कितना अच्छा रहता है, कितना कमाई करता है, उस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड। अभी देखें स्टॉक में यानी कि हम कंपनी का हिस्सेदारी खरीदते हैं, जबकि बॉन्ड में ऐसा नहीं। बॉन्ड खरीदते हैं इसका मतलब हमको जो भी कंपनी या कि जो भी गवर्नमेंट है या जो भी एजेंसी है वो आपसे उधार में पैसे ले रही है, उसके बदले में एक बॉन्ड दे रहा है। यानी वो हिस्सेदारी नहीं दे रहा, वो जस्ट एक बॉन्डिंग है उस इन्वेस्टर के बारे में और आपके बारे में, यानी आप उसको कर्ज दे रहे हैं। इसमें जो है खासकर गवर्नमेंट्स या कि कई सारे कॉर्पोरेशंस होते हैं जिसको जरूरत पड़ती है तो वो बॉन्ड इशू करती है और बॉन्ड हम खरीद सकते हैं उस पर्टिकुलर समय के लिए। और जब भी हम बॉन्ड खरीदते हैं तो उसकी फेस वैल्यू, कूपन रेट, मैच्योरिटी डेट, रिडेम्पशन वैल्यू, ये सब चीजें मेंशन होती है, जिसमें कि इसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता है बॉन्ड में। फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड, इसमें 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपका फिक्स होता है कि आपका आय कितना मिलेगा जब रिडेम करेंगे, यानी मैच्योरिटी में कितना मिलेगा। एक फ्लोटिंग रहता है कि आपका मार्केट बेस पे यदि लिंक कर दिया जाता है तो मार्केट रेट पे डिपेंड हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है बॉन्ड और शेयर में। अभी देखते हैं म्यूचुअल फंड। जैसे हमने अभी बात किया कि जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी की हिस्सेदारी होती है, और इसमें सबसे ज्यादा ये होता है खतरा
कि यदि कंपनी अच्छा ग्रोथ की तो हमारा पैसा भी अच्छा बढ़ेगा, यदि कंपनी घाटे में गई तो हमारा पैसा भी कम होगा। तो हमें इतना एक्सपर्ट नहीं है, हमें इतना नॉलेज नहीं है कि कौन सी कंपनी कब कितना अच्छा करने वाली है। अब हमारे लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो क्या है, एक्सपर्ट्स ने एक समूह बनाया, यानी कि कह सकते हैं कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना नॉलेज है कि आप हमें पैसा दो, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे और हम कमाएंगे, और फिर जिसको जितना हिस्सा होगा उतना हम देंगे, जितना कमाई हो। देखिए तो ये आया। अब इसमें क्या होता है, तो मैंने बताया जो म्यूचुअल फंड होता है प्रोफेशनली मैनेज्ड तरीके से होता है, कई सारे इन्वेस्टर्स से लेकर, और ये मार्केट में पैसा लगाते हैं। इसके कुछ घाटे भी होते हैं म्यूचुअल फंड के, जैसे देख लें फीस। अब ये लोग तो हमारा काम कर रहे हैं, हमारा पैसा लेके अपने एक्सपर्ट या नॉलेज के अनुसार किसी कंपनी में लगाते हैं, और उस कंपनी ग्रोथ करती है तो फिर हमें रिटर्न मिलता है। तो हमें जितना ग्रोथ करेंगे उतना रिटर्न नहीं मिले, उसमें से इनके चार्जेस भी होते हैं, वो काम कर रहे हैं तो उनके चार्जेस भी रहते हैं। अब इसमें आप पैसा लगा दिए म्यूचुअल फंड के कोई भी एजेंसीज में, तो अब वो उसके कंट्रोल में पैसा वर्क करेगा। अब वहां पे हमारा वो नहीं रहेगा कि आप पैसा यहाँ पे लगाओ, हम उनको सजेस्ट नहीं कर सकते हैं कि वो उनका जो एक्सपर्ट है, उनका जो नॉलेज है, वो अपने हिसाब से पैसे लगाते हैं। अब इसमें कस्टमाइज का अपॉर्चुनिटी भी नहीं रहता, क्योंकि टोटल कंट्रोल इन पर भी होता है। अभी देखते हैं एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज तो देख लिए कि क्या डिसएडवांटेज थे, अब एडवांटेज पे हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है म्यूचुअल फंड। तो पहला एडवांटेज है इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि ये लोग जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहीं एक जगह पैसे नहीं लगाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा पैसे करके कई जगह लगाते हैं, जिससे ऐसा तो नहीं होता कि सभी कंपनी एक साथ घाटे में चल जाए। कोई कंपनी घाटे में जाएगी तो कोई कंपनी फायदे में रहेगी। तो हमारा जो पैसा होता है वो डाइवर्सिफाई होता है, यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग सेक्टर्स पे लगा हुआ होता है। ये हमारा एडवांटेज है। अब मेरे पास 1000 रुपए है तो 1000 रुपए में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन हजार मिलके 10,000 लोग यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पास करोड़ों रुपए हो जाते हैं। करोड़ों रुपए को वो कहीं भी अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फायदा हमें मिल जाता है डाइवर्सिफिकेशन का। दूसरा होता है प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, यानी कि मैंने बताया कि ये लोग प्रोफेशनली मैनेज्ड और नॉलेजेबल पर्सन होते हैं जो कि पूरा पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। अब देखिए ये लोग कई सारे इन्वेस्टर से पैसे लेकर जो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके पास बहुत सारा पैसे होते हैं, तो किसी भी कंपनी में इंडिविजुअल तरीके से इतना स्वतंत्र है कि हम किसी भी कंपनी में लगा सकते हैं। इवन विदेशी कंपनियों में, विदेशी एक्सचेंज में भी ये लोग पैसे लगाते हैं। ये लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी है, कितना लगाना चाहिए, उस हिसाब से ये पैसे लगाते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते। जब भी हमसे पैसे लेते हैं कि हम इन पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये लोग राइटिंग में हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फंड हमने इतना इनसे जुटाया इस डेट में, और इनका जो भी ग्रोथ रेट होगा वो अपना पूरा फाइनेंशियल में शो करते हैं, कितना इनका गेन रहा, कितना लॉसेस रहा, ये सब चीजें। तो जो सर्विस ये लोग देते हैं वो हमारे पास पूरा अवेलेबल रहता है। गवर्नमेंट ओवरसाइट, अभी देखिए ये जो एजेंसीज होते हैं या कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये ऐसा नहीं कि अपने आप में वो करते हैं, ये भी गवर्नमेंट बॉडी इनको गवर्न करती है, बाकायदे इनको परमिशन होती है। जो इनको गवर्न करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी के द्वारा ये गवर्नमेंट होता है, और फुली सेबी जो है इन पर कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं कि अपने मनमाने ही ये लोग कहीं भी कुछ कर सकते, इसलिए हमारा पैसे भी सेव होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये गवर्न होता है। हमारे पास पूरा ट्रांसपेरेंसी रहता है कि जितने सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, एमसीज हैं, इनके पूरा ईयरली मंथली बेसिस पे पूरा इंफॉर्मेशन ये लोग शेयर करते हैं, जो कि पूरा हम एनालिसिस कर सकते हैं, हमसे कुछ चीज छुपा नहीं सकते हैं। कितना इनकी कमाई हो रही, कहाँ कहाँ पे ये पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, किस में पैसे लगा रहे हैं, कितने % कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
ये चीजें पूरी तरीके से पारदर्शिता रहता है, जिससे हम अपना कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी में कौन सा एजेंसी किस कंपनी में मैनेज कर रहा है अपना पोर्टफोलियो, कौन सी कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। ये चीजें हमें कहीं पूरी जानकारी मिलती रहती है। हमें लगता है जिस एजेंसी में हमने खर्च किया है पैसे या लगाया है वो गलत तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हम उससे विड्रॉ करके भी अगले कंपनी में लगा सकते हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये अच्छा ग्रोथ करने वाली है। तो ये पूरा पारदर्शिता रखते हैं, इसलिए हमें ये इजी होता है यदि हम एक्सपर्ट हैं। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी स्टॉक या बॉन्ड को खरीदने में हम कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके हम खरीद सकते हैं, जबकि हम डायरेक्ट खरीदना चाहें तो हमें इतना जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। यदि हम म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदना चाहते हैं तो हम कम से कम 500 रुपए इन्वेस्ट करके भी स्टॉक या बॉन्ड खरीद सकते हैं। स्टॉक मार्केट में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है कि हम कौन से पोर्टफोलियो पे, किस कंडीशन पे, किस मार्केट पे हम पैसा लगाना चाहते हैं, इस पर हमारे ऊपर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी भी अवेलेबल रहती है। तो हम यदि हमारे पास जानकारी है तो इसको और अच्छे तरीके से हम म्यूचुअल फंड के थ्रू एक्सपेंस कर सकते हैं। यदि हमारे पास अच्छी जानकारी है तो हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं। यदि हमें अच्छा नॉलेज है तो हम इंट्राडे भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदा या सबसे ज्यादा घाटा इंट्राडे में ही होता है, यानी आप सुबह से लेकर शाम तक में एक दिन में पैसा अच्छा बना भी सकते हैं, पैसा गमा भी सकते हैं। ये एक्सपर्ट लोग काम करते हैं। अब देखते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी तक तो हमने देखा कैसे स्टॉक्स या शेयर खरीदते हैं, अब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान देख लें। अभी हमें देखिए मार्केट में बने भी रहना है तो क्या करना पड़ता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करता है, यानी कि हम जो टाइम पीरियड डिसाइड होता है महीने, वीकली या कि तिमाही, छमाही या वार्षिक रूप में, जिस रूप में हम जमा करना चाहें पैसा, उस तरीके से हम रेगुलर इंटरवल में जमा कर सकते हैं। जैसे वहाँ आरडी में जमा करते थे, वही सेम फंडा है ये, लेकिन ये पैसे आपके डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगते हैं। तो एसआईपी पैसे इन्वेस्ट करने के लिए एक डिसिप्लिन मैनर में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कि आप रेगुलर इंटरवल पे आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या जो एसआईपी होती है वो आपको ऐसा ऑफर करती है कि एक फिक्स अमाउंट आप तय करिए, उस अमाउंट को आप सिलेक्टेड इंटरवल में आप कंटिन्यू जमा करते रहिए। अब वो सिलेक्टेड इंटरवल क्या है, वो है वीकली है, मंथली है, क्वार्टरली है, सेमी एनुअली है, एनुअली बेसिस, यानी कि आप इस इंटरवल पे कम से कम 500 रुपए से लेकर आप जमा कर सकते हैं। 500 रुपए आपको कम से कम जमा करना, 500 रुपए से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं, उसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। और आप टाइम इंटरवल क्या चूज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अभी एसआईपी में ये होता है कि आप इसमें जब तक भी जमा करना चाहते हैं, जिस टारगेट के लिए जमा करना चाहते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, उस टाइम तक में आप जमा करके आप किसी भी समय पे तो क्लोज करके आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। उस समय तक में कंपनी जितना भी कमाई होगी वो परसेंट के रूप में आपको पूरे लौटा देगी और आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कितने लंबे समय तक के लिए चलाना चाहते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है, हम 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना अधिक समय लेंगे उतना ही अच्छा हमारा रिटर्न्स मिलेगा। हम कम समय के लिए हम साल बाद, 6 महीने या 2 साल के लिए करना चाहते हैं तो इसमें न जमा करने से अच्छा हम आरडी या एफडी के रूप में जमा करें, क्योंकि वहाँ पे हमें श्योर रहता है कितना मिलेगा। लेकिन इसमें कम समय में श्योर नहीं रहते हैं, हाँ मिल सकता है, कोई वो नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा सियोरिटी नहीं रहता है। इसमें क्या है, म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक में जरूर है कि मार्केट ऊपर ही जाता है, नीचे इतना नहीं जाता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या है, तो इसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इसमें आप मैंने बताया था कि जो कंपाउंडिंग का पावर है वो 8वां अजूबा कहा जाता है, यानी कि जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है वो हमारा जितना लंबा समय होता है उतने ही ज्यादा बढ़ता जाता है। दूसरा चीज ये है कि इसमें रेगुलर इंटरवल में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है, जिसमें मैग्नीफाइड तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट होता रहता है और कंपाउंडिंग बढ़ता रहता है। जब आप पैसे जमा करते हैं तो जो कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण है, आपका पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी जितना अमाउंट जमा किए हैं, इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स हैं या
कि आपका ब्याज है वो भी आपको क्या है ग्रो करेंगे। इसमें ये होता है कि जैसे आपने जितना पैसा जमा किए वो तो ठीक है, आपका जो उसका ब्याज बना उसके भी पैसे आपके ब्याज के रूप में बनते रहे, यानी ब्याज का ब्याज भी बनता रहता है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट्स है SIP के साथ आपको मिलता रहता है। अभी एक है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स, मैंने जो बताया अभी SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सेम वही चीज है, कोई दूसरा चीज नहीं है। यानी ELSS या इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स बोले तो आप यही समझिए कि SIP है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिर्फ और सिर्फ ये अंतर है कि आप इसमें यदि जमा करना चाहेंगे तो आपका हर एक इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, यानी आप 3 साल के पहले वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसमें आज हमने जमा किया कल चाहे तो हम निकाल सकते, क्योंकि इसमें एक एडिशनल फीचर जुड़ जाता है वो टैक्स से, यानी आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपका जितना भी अमाउंट इसमें जमा करेंगे उसमें आपको 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। ये फ्यूचर जुड़ने के कारण इसमें क्या है कि 3 साल के लिए लॉक कर दिया जाता है। जैसे वहां पे हमने देखा था FD है, NPS है, NSCA PPF, इसमें भी टैक्स सेविंग का फायदा मिल रहा था, तो वहां पे भी टर्मिनेशन थी। FD में यदि हम टैक्स छूट लेना चाहते हैं तो 5 साल के लिए लॉक करना पड़ता था। NPS 60 साल तक के लिए आपकी उम्र तक के लिए लॉक रहता है। ELSS उसी के उसमें सिर्फ इसमें ये है कि ELSS में हमें 3 साल के लिए बाउंडिंग है, जबकि इनमें कम से कम 5 साल के लिए रखता था। तो हमें यहाँ पे ये फायदा हो गया, कम से कम 3 साल में हम पैसे रोक कर हम 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स ELSS म्यूचुअल फंड पॉपुलर हैं, ये कुछ लिखे हैं मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला सन लाइफ, इन्वेस्टको इंडिया है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, मेरा एसेट टैक्स सेवर है, DSP टैक्स सेवर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये लोग क्या है ELSS में जमा करते हैं आपके, और इसका इसी के तहत आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन का छूट भी मिलता है। अभी हम एक और चीज देखें, गोल्ड यानी कि सोना। हम चाहें तो पैसे को सोने में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम यानी सोना खरीद सकते हैं। जैसे आज मेरे पास पैसे हैं तो मैंने सोना खरीद लिया और मुझे 5 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ी तो वो सोना मैं बेच दूंगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे। 5 साल बाद रेट भी बढ़ेंगे उस सोने का, तो बढ़े हुए रेट से जितना मुझे फायदा मिलेगा तो वो मिल सकता है। एक तरीका ये है, लेकिन ऐसा जो है वो थोड़ी से उतना इफेक्टिव नहीं रहता है या कि उतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि हम फिजिकल रूप में सोना को खरीदेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे, चोरी होने का भी डर रहता है। यदि चोरी होने के डर से हमने लॉकर में रखा तो उसका भी चार्जेस लगता है। तो ये सब चीजें हैं जिस कारण से हम अभी शेयर मार्केट पे आए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला गोल्ड ETF, यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी आपको सोना तो खरीद लेंगे उस दिन जिस रेट में होगा, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा, ETFs के फॉर्म में होगा, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के फॉर्म में होगा। यानी आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपको एक अथॉरिटी मिल जाएगी कि आप इतने ग्राम या इतने रुपए का सोना आज के डेट में आपने खरीदा है, और वो आपका डीमेट अकाउंट में या कि उसमें सेव रहेगा कि आपका इतने अमाउंट का या इतने ग्राम का आपने सोना खरीद के रखा। वो आपको एक अथॉरिटी प्रोवाइड कर देंगे कि आपके पास इतना सोना है, जब भी कैश करवाना चाहें करवा सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें रखने से हमें सेविंग का या कि उसको सुरक्षित करने का अलग से कोई पैसे का खर्चा नहीं है, और हम निश्चिंत रूप से रह सकते हैं। इसमें कोई ना तो चुराने का डर है ना तो कोई घूमने का डर है, बल्कि इसका जैसे जैसे रेट बढ़ता जाता है तो हमें बढ़े हुए रेट पे हम जब भी बेचेंगे तो उस बढ़े हुए रेट पे उस दिन जो कीमत होगी बेचने के दिन में उस रेट पे हम बेच सकते हैं। ये सबसे बड़ी फायदा है। जो गोल्ड EFTs है ये पैसिव इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बड़े जरिया है कि हमने एक बार जो पैसा आया उससे हम गोल्ड ETFs खरीद लिए और इसके बाद उसको रख दिए। जब भी हमें जरूरत पड़े या यदि उसका रेट अच्छा रहा, गोल्ड का रेट अच्छा रहा, तो उस समय हम उसको
कैश करवा सकते हैं। और ये प्रतिदिन हमारे पास ट्रांसपेरेंट रहता है कि कब क्या रेट चल रहा है सोने का, ये हम मार्केट भाव से इजीली जान सकते हैं कि जब अच्छा भाव चल रहा हो उस समय हम बेच सकते हैं। और खासकर इन्वेस्टमेंट का समय ऐसा होता है इन चीजों में कि जब मार्केट डाउन चल रहा हो, यानी किसी कारण से मार्केट डाउन हुआ हो, उस समय पे आप कोई भी शेयर्स या बॉन्ड्स या की गोल्ड खरीदिए, और जब मार्केट अच्छा चल रहा हो, अच्छा रेट उनका मिल रहा हो, उस समय पे बेचिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। नेक्स्ट है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट तो जानते ही हैं आप, जैसे जो प्रॉपर्टी का लेन देन किया जाता है वो रियल इस्टेट में आता है। यानी जो बिल्डर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, कुछ दिन पड़े रहने देते हैं, फिर वो दूसरों को बेच देते हैं जितना जिसको चाहिए, और इससे वो अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। जमीनी बस नहीं, इसमें क्या होता है कि आपका घर है, फ्लैट है, और जितने भी तरीके के प्रॉपर्टी हैं, दुकान है, बिल्डिंग्स हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। यदि जिस अच्छे लोकेशन पे वहाँ पे हर चीज सुविधाएं यदि उपलब्ध है तो उसको हम पहले खरीद लिए, फिर उसको साल 1.5 साल तक रोक के रखें और फिर उसको बेचेंगे तो उससे अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। लेकिन इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है, ये सब काम करने के लिए हमें बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसलिए रियल इस्टेट में पैसे जो कमाते हैं वो पूंजीपति लोग इसमें ज्यादा कमा पाते हैं, क्योंकि उनके पास शुरुआती दौर में पैसे लगाने की जो कैपेसिटी है वो बहुत बड़ी होती है। और जो आम नागरिक होता है वो, जैसे मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड में खरीद सकता है स्टॉक्स या शेयर, इसके बाद SIP कर सकता है, ELSS में जा सकता है, गोल्ड में जा सकता है। ये सब चीजों में थोड़ी अच्छा इंटरेस्ट कमाना है तो इन सब में पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और यदि आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है तो आप रियल इस्टेट में जा सकते हैं, इसमें और अच्छा प्रॉफिट होता है। मैं आशा करता हूं कि ये सब चीजें समझ में आई होगी और आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा फर्क समझ में आया होगा। इसको भी हम सेविंग्स कह सकते हैं, या कि जो मैं सेविंग्स बताया था उसको भी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। लेकिन मैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया हूँ कि हम सेविंग्स उसको कहते हैं जो कि हम श्योर हैं कि हम इतना बचा लिए, हम डाल दिया, इतने साल बाद हमें इतना मिले। लेकिन हम यहाँ पे जो पैसा लगाए हैं इसमें हमें जो मैच्योरिटी है वो फिक्स नहीं है, हमारे उम्मीद से बहुत अच्छा भी और ज्यादा मिल सकता है, और जितना उम्मीद है उससे बहुत कम भी मिल सकता है, या कि हम कह सकते हैं कि जितना खर्च किया उतना ही मिले या उससे भी थोड़ा कम मिले। हमारे ये पूरा ओवरऑल डिपेंड करता है मार्केट पे। और यदि इसमें ऐसा नहीं है कि घाटा ही होगा, यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं श्योर है कि फायदा होगा और अच्छा खासा फायदा होगा। इसी के साथ मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और मैं इसी तरह और कई सारे वीडियो लाऊंगा। यदि आपको कोई जानकारी और चाहिए, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।